सभी दर्शकों का स्वागत है इस नए कार्यक्रम में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। आज हमारे साथ एक नए अतिथि हैं, मुंबई महाराष्ट्र से, बीबी न्यूज के संपादक माननीय श्रवण गायकवाड़ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप का मेरे धन्यवाद भी है कि आप आए। और बाबा साहेब जी के जितने भी अनुयायी हैं और बाकी लोग जो देख रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग मिशन से जुड़े हुए हैं, जो लोग सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, वे लोग आते हैं और अपने विचार रखते हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा पहले तो कि आप फोन पे, आपने पहले भी बात हुई, कल भी आप थैंक यू। जी। तो श्रवण गायकवाड़ जी, कुछ आप आपके कार्य के बारे में बताएंगे। आप मुंबई से ही हैं, महाराष्ट्र में, या किसी अन्य जिले से हैं? मैं एक्चुअली मेरा औरंगाबाद जालना जिला है, गांव में डिस्ट्रिक्ट मेरा जालना जिला है। मैं यहाँ पे 95 से रहा हूँ, मुंबई में रहता हूँ। मैं यहाँ पे आया तो पहले मैंने नौकरी की 1-2 साल। उसके बाद में फिर मैं सोचा कि अभी नौकरी तो करना नहीं है किसी के हाथ के नीचे, अपने हाथ के नीचे कुछ वर्कर होना चाहिए। ये सोचा, फिर मैंने खुद का प्लेसमेंट चालू किया स्वप्निल मैनेजमेंट सर्विस करके। तो उसके माध्यम से मैंने कम से कम 30 या 35 हजार लोगों को काम पे लगाया। आउट जी, ऑफ कंट्री भी भेजा। क्या नाम बताया आपने कंपनी का आपकी? तो स्वप्निल मैनेजमेंट सर्विस। सॉफ्ट डील? स्वप्निल स्वप्निल। स्वप्निल? हाँ, स्वप्निल मैनेजमेंट सर्विस। जी, स्वप्निल तो मैं मैनेजमेंट सर्विस जी। इसके माध्यम से मैंने प्लेसमेंट चालू किया। प्लेसमेंट के माध्यम से कम हजारों लोगों को जॉब पे लगाया। उसके बाद में मैंने वहाँ पे सिप्स कंपनी, और वहाँ पे ज्वेलरी कंपनी सिप्स का, वहाँ पे पूरा बैंगल इयरिंग जो भी है बनता है गोल्ड का। तो वहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट लेना चालू किया। फिर कॉन्ट्रैक्ट से अच्छा खासा कमाता, डेली का पैसा आने लगा अच्छा खासा। फिर उसके बाद में मैंने एक पार्टी ज्वाइन किया। फिर बस का जैसा DS4 था पहला, पाम से पे कुछ बहुत सारी जगह पे जाके लोगों को समझा जाता कैसा क्या करना है, क्यों करना है। वो टाइम पे फिर IAS अधिकारी बने हुए हैं अपने कामरे साहब थे IAS अधिकारी। उनकी मेरी मुलाकात हुई। जस्ट वो गृह सचिव का सचिव बने थे कौन सर? महाराष्ट्र के। कौन? हर्षदीप कांबळे साहब। हर्षद? हाँ, हर्षदीप। हर्षदीप कांबले, अच्छा अच्छा, ठीक है जी। हाँ, वो IAS अधिकारी थे। तो मेरी उनकी मुलाकात हुई। फिर वो तभी जस्ट फर्स्ट टाइम 97 में वो महाराष्ट्र के सचिव बने थे गृह मंत्रालय के। तो उनके पास मेरा डेली का आना जाना था। फिर उसके बाद में फिर पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े IAS अधिकारी, पुलिस एडवोकेट, क्लास 1 अधिकारी, इन लोग से चर्चा होती थी कि कैसा फ्रेंड सर्कल निकाला हमने। फिर उसके बाद में फिर मैंने पामशॉप ज्वाइन किया। पामशॉप ज्वाइन करने के बाद में हम कैडर कैंप लेते थे, मुंबई के बाहर, मुंबई के अंदर। फिर बड़े बड़े वक्ता बुलाते थे। फिर समाज में अपने जो महापुरुष है, महापुरुष के बारे में लोगों को कुछ मालूम नहीं है, तो बाबा साहब ने क्या काम किया है खुद यहाँ पे खत्म हुए थे, बाबा साहब ने कैसे लाए। जैसे महात्मा फुले है, केदार रामास्वामी है तमिलनाडु के, गुरु नारायण है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष है। महापुरुष के बारे में बताना लोगों को। लोगों की सोच ज्यादा करके महापुरुषों पे नहीं है। जो भगवान लोग हैं, भगवान सब पत्थर का भगवान, उनमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। भगवान की पूजा करे, सवेरे उठे उनकी पूजा करे, भगवान हमको ये दे। भगवान को ऐसा कुछ देता नहीं है। एक्चुअली भारत देश संविधान से चलता है। उसके बाद में फिर पार्टी ज्वाइन किया, RPI ज्वाइन किया। खुद का प्लेसमेंट चालू करते करते फिर ज्वाइन किया। उसके बाद में मेरा खुद का प्रशिक्षण एजुकेशन फाउंडेशन किया। मुंबई के अंदर मैंने संविधान क्या चौक बनाया। फाउंडेशन? प्रशिक्षण एजुकेशन फाउंडेशन। प्रशित? हाँ, प्रशिक। प्रशिक? हाँ, प्रशिक एजुकेशन फाउंडेशन। ओके, प्रशिक एजुकेशन फाउंडेशन जी। के माध्यम से मैंने एक संविधान अभियान चालू किया। मतलब जहाँ बर्थडे रहे, शादी रहे, या कुछ भी प्रोग्राम रहे, वहां पे जाके संविधान देने का है। जैसे कि मिनिस्टर है, MLA है, MP है, नगर सेवक है, कॉर्पोरेटर, उनको जाके मिलने का, संविधान देने का, संविधान उद्देशिका देने का। फिर ये मुंबई के अंदर मैंने सिप्स की तरह एक संविधान चौक बनाया, चौक, संविधान चौक। उसका नाम ये मैंने संविधान चौक रखा है। आपने किस समय शुरुआत करी थी DS4 के साथ? ये किस वर्ष की बात बता रहे हैं आप?
90, मेरे ख्याल से 95 की रहेगी, 90, 95, 94, 95, जी 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 94। जी। उसके बाद में फिर अच्छे खासे मिलते थे, बातें होती थी, किताबें पढ़ना। बाबा साहब की फिर यूपी से हमको कुछ किताबें आती थी। बाबा साहब के ओल्ड कुछ सीढ़ी आते थे हमको, यूपी से आते थे, और भी भाषण की बाबा साहब के। वो देख के फिर अगर बाबा साहब का वो टाइम पे आवाज सुना था मैंने, ओरिजिनल आवाज 97 या 6 में, तो आंखें ऊपर शहर है कि ये आवाज बाबा साहब सो सो फोन का। तो उस तरह उस आवाज सुनने के बाद में तब पूरा सोच बदल गई। वैसे तो पहले बाबा साहब पहले से बॉडी के अंदर रहता है, और उसके बाद में जो सुना पढ़ा बाप से बात में, बाप से प्यार करने के बाद में तो ज्यादा लगा हुआ बाबा साहब की तरफ, ज्यादा लगा हुआ। भगवान भगवान कुछ नहीं, सब यहाँ से निकाल दिया पूरा। वैसे तो मैं गांव से भी सब भगवान निकाल दिया था। ना 9वीं में था तभी, 9th क्लास में था, तभी घर से भगवान थे मैंने तो कुछ निकाल के फेंक दिया था मैंने, रातों रात। तो माँ बाप को समझा इसलिए वो भगवान की पूजा करने का, भगवान की पूजा करने से क्या होता है, भगवान देता है क्या, भगवान तो बलि मांगता है, जैसे कि मुर्गा मांगता है, बकरा मांगता है, ये समझाता था माँ बाप को। हाँ बोल। मैं कह रहा हूँ कि आपने जो ये बताया, आपने फिर अभी ये आपका एक बीबी न्यूज करके आपने बताया, संपादकीय क्या है, ये न्यूज चैनल है या अखबार है? यहाँ पे ये कैसे न्यूज मूव की? चैनल है। ये लगा कि अभी तो अपने खुद का जो अभी सब यूट्यूब खोले, यूट्यूब चैनल खोले, सब जन बात कर रहे हैं। अपन भी थोड़ा यूट्यूब चैनल खोले, थोड़ा इधर का उधर बात में न्यूज देना है। ये न्यूज कैसे कैसे कौन से न्यूज रहते हैं, ज्यादा कर मीडिया पूरी दिख चुकी है अभी फिलहाल तो। सोशल मीडिया में आके सोशल मीडिया में लोगों के पास अपना रियलिटी बताना है अपन को। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पूरी दिख चुकी है, जो देश के अंदर चल रहा है वो कुछ बता नहीं पा रहे वो लोग। देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब सब झूठ फैला रहे हैं मीडिया के अंदर। तो सोचा मैं भी अपने भी छोटा सा एक न्यूज चैनल खोले, और वो माध्यम से लोगों के पास तक जाए, लोगों का प्रॉब्लम क्या है वो सॉल्व करे, टुकड़े पट्टी में जाए, टुकड़े पट्टी में क्या होता है क्या नहीं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करे। वो हिसाब से फिर न्यूज चैनल खोला, न्यूज चैनल उसके माध्यम से धीरे धीरे भी चल रहे अपना। फिर बाद में मुझे अभी होमशिप में था तो मुझे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला। उसके बाद में समाज भूषण पुरस्कार पुरस्कार मिला मुझे। फिर अभी न्यूज चैनल कौन खोलने सा के बाद पुरस्कार? में महाराष्ट्र भूषण गौरव पुरस्कार और समाज भूषण पुरस्कार। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। फिर बाद में अभी मुझे भारत सरकार के जो सामाजिक न्याय विभाग एवं महिला सशक्तिकरण बोर्ड रहता है, वो बोर्ड पे मेरी महाराष्ट्र वाइस चेयरमैन तक की नियुक्ति हुई है अभी भारत सरकार के। तो इस सिलसिला बहुत था पहला तगड़ा, मतलब बहुत कोशिश किए, मेहनत भी किए। ये थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ा बाबा साहब की देन है, सब कुछ अच्छा हुआ है। बाकी तो कुछ कोई नहीं कर पाया। आपने जो बताया मुझे, तो आपका तो एक बहुत ही विस्तृत, बहुत ही डिटेल्ड कार्य रहा है। लेकिन मैं एक बात, जैसे आपने एक और बात बताई, जैसे मैंने कल भी चर्चा करी थी, अभी मेरे हाथ में वो किताब नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, वॉल्यूम नंबर 17 है, वॉल्यूम 17 के अंदर भाग 3 है। तो उसमें ना एक जगह पे बाबा साहेब जी का एक भाषण का संदर्भ दिया हुआ है। तो उसमें तो ये यस। बताया हुआ, बाबा साहेब जी कहते थे कि धर्म कोई बुरी चीज नहीं है, जैसे लोग कहते हैं कि धर्म अफीम है, ऐसा नहीं है। आप, धर्म में अच्छी चीजें भी हैं। तो ये कई जो संगठन चलते हैं, वो जो बाबा साहेब जी का ये जो एस्पेक्ट है, और फिर हमें पता है कि बाबा साहेब जी ने बौद्ध धर्म भी जो है अपनाया। तो ऐसा नहीं है कि बाबा साहेब जी का कोई नेगेटिव या नकारात्मक सोच थी धर्म को लेकर। लेकिन कई जो संगठन है वो बिल्कुल ही धर्म को लेके नेगेटिव और नकारात्मक या नास्तिकता का प्रचार करते हैं। तो आपका क्या मानना है इस पर? मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ अगर आप चाहते हैं। देखिए आपने वॉल्यूम 17 में बात ही पढ़ा है, जो मुझे सुना है वॉल्यूम 17 का जो सेंटेंस है, जी। कि हर धर्म में हाँ, वो प्राणी कहते होता हैं कि है। आडंबर मुझे पसंद नहीं है, और वो ये अगर भी कहते हैं कि वह मेरे अंदर जो अच्छाई है उसमें मेरी धार्मिक भावनाएं भी है। तो उसके ऊपर मेरा कहने का मतलब ये है, धर्म अगर बाबा साहब अच्छे बोलते हैं तो बाबा साहब ने धर्म बदला क्यों? और वो धर्म में रह के बाबा नहीं, साहब उन्होंने को इतना उन्होंने तकलीफ। उन्होंने हिंदू धर्म
यहाँ पर हिंदू धर्म की बात नहीं करी, उन्होंने कहा धर्म की बात करी। और जहाँ पे अगर आपने जो ये सवाल कर दिया है कि वो बदला क्यों, तो इसी वॉल्यूम में मैं उनको और पढ़ रहा था। देखिए उसके अंदर तो उन्होंने, आप बताना चाहेंगे या मैं बताया तो थोड़ा सा फिर आप बता दीजिए। छोटी संक्षिप्त में बताता हूँ कि वो ये कहते थे कि जिस धर्म में हम हैं, हिंदू धर्म में, उसमें अगर हम उसमें जो जाति है ना, वो मूल है तत्व, हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे। दूसरा कि वो हमारे साथ आकर नहीं लड़ेंगे। जिसमें उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे अफ्रीका के, अमेरिका में निग्रो थे, तो निग्रो के लिए जो गृह युद्ध हुआ, उसमें जो श्वेत लोग थे वो निग्रो के लिए लड़े, और हजारों लाखों की संख्या में श्वेतों द्वारा मारे गए। ऐसे बाकी हिंदू आके यहाँ पर भारत के शूद्र, अछूत या फिर जो आदिवासी है उनके लिए नहीं लड़ेंगे। तो वो कहते हैं अब आपके ऊपर है, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, आप धर्म बदल लो। जिसका उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि तमिलनाडु में एक सड़क पर चलने नहीं दिया जाता था, तो वो वहां के लोग सिख बन गए उनके समय। तो वो कहते हैं जब सिख बन गए तो उनको कोई रोक ही नहीं थी। तो वो कहते हैं आप डिस्टेंसिंग हो जाओगे, क्योंकि अभी आप उनके धर्म में हो, और धर्म में उनके जो शास्त्र हैं वो उनको एक अधिकार देते हैं कि वो आपके साथ दुर्व्यवहार करें। ये उनका था। बट मैं यही आपसे जानना चाह रहा, पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो धार्मिक संगठन है कई, या जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक नहीं सामाजिक संगठन है, वहां पर पूरा ये मतलब बाबा साहेब जी का ये पहलू पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। ये क्या लगता है आपको इसके बारे में? इससे एक ये गलत मैसेज नहीं जाता समाज में? नहीं, गलत मैसेज। अभी लोग जब तक बाबा साहब नहीं पढ़ते ना, तब तक कुछ समझ में नहीं आता है। बाबा साहब जिस दिन पूरे पढ़े ना, उस दिन ना कोई भी जाति धर्म का इंसान हो, वो कोई किसको मानेगा नहीं बाबा साहब के अलावा। मगर बाबा साहब पूरे पढ़ने चाहिए, क्या बाबा साहब पूरे पढ़ने चाहिए। पढ़ेंगे ना तो दूसरा कोई जात धर्म मानेगा नहीं, समानता मानेगा। तो ये इतना बाबा साहब के अंदर टैलेंट था। और उन्होंने जो लिखा है, आप उनकी बात कर रहे हो सब तो, उन्होंने जो लिखा है वही पढ़ के आप उनसे बात करते हैं। आप मन से तो कुछ बोलते नहीं, अपने मन की बात को कोई सुन नहीं सकता। उन्होंने जो बोला वही आपको सुनाते हैं लोगों को, आप बोलते घर वाले को, बाहर वाले को, सबको। तो बाबा साहब ने जो धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, जब येवला में बाबा साहब ने घोषणा की थी कि भले मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, मगर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उसके बाद में सभी का धर्म उन्होंने स्वीकारा नहीं। कम से कम 22 साल के बाद में उन्हें धर्म, तो ये 22 साल उन्होंने कंटिन्यू जितने भी देश के अंदर धर्म जाति प्रथा है सबका स्टडी करके, क्योंकि हर धर्म की किताब में बाबा साहब कुछ ना कुछ तो माइनस पॉजिटिव पॉइंट मिलते थे, या तो गलत मिलता था बाबा साहब को हर किताब में। उन्होंने जब बुद्ध पढ़ने के बाद में उन्होंने, उनको ऐसा लगा कि इसके अलावा दूसरा कोई बुद्ध, बुद्ध बोले थे धर्म नहीं है। बुद्ध मुझे मेरे ख्याल से बुद्ध बोले तो जाति नहीं है। बुद्ध बोले थे, भगवान बुद्ध का नाम तो सिद्धार्थ गौतम है, और बुद्ध बन गए। बुद्ध मतलब जिसके पास इतनी स्टडी है, ये प्रमाण की स्टडी है, उन्होंने बुद्ध ज्ञान प्राप्त किया तो उनको बुद्ध हो गए भगवान। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए बाद। वो लोगों की सोच कैसी, ये बुद्ध धर्म का है, बुद्ध धर्म नहीं हो। धर्म पाखंड सिखाता है, और धम्म समानता से। तो धर्म और धम्म, मुझे तो लगता है अपना धर्म नहीं है, धम्म है। क्योंकि धर्म और धर्म दो प्रक्रिया है। धर्म में अगर जाओगे तो वहां पे पाखंडवाद आएगा, हमारा भगवान आएंगे, या ईश्वर आएगा, या तीन ईश्वरता आएगा। और धम्म में जाओगे तो वहां पे भाईचारा आएगा, समानता आएगी, हमारा समता न्याय बंधुत्व स्वतंत्र ये आएगा वहां पे। तो बाबा साहब ने वो देखा कि इस बुद्ध के अंदर समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, न्याय है। बस इसके अलग इसको कुछ ना कुछ तो हर धर्म में होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो सर मैं क्यों फिर ये धर्म क्यों स्वीकार। जी। उसके बाद में 22 साल के बाद में स्टडी करके था तो मैं स्वीकारा बाबा साहब। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था कि 1938 में जो चुनाव हुए थे, एक बाबा साहब जी का मैं स्पीच पढ़ रहा था, तो उसके अंदर जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने पार्टी बनाई थी, उसमें से 3 लोग जो थे वो उच्च वर्गीय हिंदू थे, जो कि उनकी पार्टी में से चुने गए थे। और जो मुंबई के अंदर उनकी पार्टी थी, उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे थे। तो उस समय अगर उच्च वर्ग के हिंदू अगर उस समय डॉक्टर अंबेडकर जी की पार्टी से जुड़ रहे थे, तो अब ये क्या कारण हो गया कि जो बाबा साहेब जी के अनुयायी हैं
वो महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहेब जी के बाद अपनी बाकी लोगों को नहीं जोड़ पाए, या बाकी लोग नहीं आ पाए, इसका क्या कारण है? बाबा साहब जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन खोला था, पहला पक्ष ना उन्होंने, पार्टी। हाँ, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जब खोला था, इंडिपेंडेंट, दादा साहब आए। जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी, क्या बात है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से जी। हाँ, मतलब वो नहीं, बाद में मजदूर पक्ष बाद में आया, पहला शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ना, बाद में मजदूर मजदूर पक्ष बाद में आया। तो बाबा साहब ने कोशिश तो यहाँ महाराष्ट्र में भरपूर की थी, तभी लोग भी बहुत साथ दे रहे थे। मगर यहाँ पे एक कांग्रेस पक्ष था, वो बहुत तगड़ा पक्ष था, पूरा देश के अंदर बहुत तगड़ा पक्ष था। और बाबा साहब के अकेले थे इधर। और छुआछूत भी तभी बहुत थी बाबा साहब के कार्यकाल में, छुआछूत बहुत थी, उन्होंने भोगा है सब। इतने बड़े होने के बाद में भी उनको छुआछूत का अनुभव आ ही रहा था जीवन में, लाइफ में। जैसे कि बैरिस्टर होने के बाद में भी जब बड़ौदा गए, गायकवाड़ यहाँ पे नौकरी करने गए, उधर ही उनको छुआछूत का अनुभव आया है। फाइल फेंक देना, कुछ गलत करना, मतलब पानी नहीं देना, वो बच्चे को हाथ में लगाना, मतलब इतना बड़ा आदमी होके भी अगर ये लोग छुआछूत करते हैं, मैं इतना बड़ा होके, तो मेरे लोगों का क्या होता होगा। बाबा साहब सोचते थे, उनको यही सोचते कि बस अपना जो समाज है, इसमें समाज सिर्फ दलित वर्ग नहीं, जो भी समाज है, जितने में समाज है, समाज को एक समानता लानी है, समाज को एक लाना है, यहाँ से जाति भेद नष्ट करना है। मगर बाबा साहब को जाति भेद नष्ट करना था, मगर कांग्रेस को नहीं करना था। कि जाति अगर नष्ट करेंगे तो चुनते कैसे आएंगे, फिर भाषण कौन से देंगे जाति के ऊपर भाषण। अभी के साथ हिंदू मुस्लिम करेंगे तो चुन के आते हैं। अभी देखो बीजेपी हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान करेंगे तो ही उनका प्रभाव आता है। वो टाइम पे बाबा साहब अकेले थे, उनकी पार्टी में भी अच्छा खासा थी, मगर वो कांग्रेस क्या करती थी, जैसे कि बाबू जगजीवन राम को एक बार बोला था बाबा साहब की सभा थी, जा उसके ऊपर थोड़ा सा ना पत्थर मार, आपकी सभा के ऊपर। आवाज कम, थोड़ी आवाज कम हो गई है थोड़ी सी, उसके बाद तो कैमरा पास कर लीजिए, अच्छा, हैंड चेक कर लीजिए जी। हाँ, कैमरा पास से जैसे जी जी पकड़ा ना ठीक है, वैसे ही अब ठीक है, कैमरा अब पकड़ा ठीक है हुआ है। जी। तो वो हिसाब से बाबा साहब के साथ में जुड़े थे बहुत सारे लोग यहाँ पे, दादा साहब जैसे गायकवाड़ थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे साथ में बाबा साहब के एकदम कंधे से कंधा लगे काम करते थे। तो बाद में कांग्रेस ने क्या, इनको कैसे ये बीजेपी स्थापना थे, एक लागना थे, ऐसा वो टाइम पे था ही नहीं। पर ऐसा तोड़ो फोड़ो राज करो, फूट डालो राज करो, पहले से ही इनका ये सिस्टम, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, जनसंघ। तो वो टाइम पे वैसे भी बाबा साहब को जहाँ से जाते, जैसे जगजीवन को बोला बाबा साहब पंडित नेहरू ने बोला था, जा सभा पे पत्थर मार देते, जा सभा को ये ध्वस्त कर। बाबा साहब ने जो जो घोष वाक्य बोले थे, जैसे कि मैं भारत को तो नहीं करूंगा, ऐसे बहुत सारे घोष वाक्य थे उनके, और इनको मालूम था बाबा साहब जो बोलते थे वो करके दिखाते होता था वो। जैसे कि 1930 चंद्रपुर में पहले एक धम्म दीक्षा ली, सभा की थी परा, 56 की दीक्षा। ऐसे लोग लाखों लोग धम्म स्वीकार कर गए थे पूरा। पूरे जाट में मातृ समाज आ गया, जमर आ गया, ब्राह्मण मुस्लिम सब सब लोग आके क्या करे, धर्म का परिवर्तन कर देते, धर्म परिवर्तन। अगर परिवर्तन सब होता था पूरा, तो फिर इनके पूरे वादे हो रहे थे, दलित के, गांधी के, नेहरू के। फिर गांधी को तो मान्य था ही नहीं कि इनको आरक्षण दे या जाति को अलग करे, ये जाति वालों को हिंदू। वो तो बोलते कि दलित एक हिंदू का एक अंग है, वो अंग कैसे तोड़ा जाए, हम तोड़ेंगे नहीं अंग। अरे भाई अंग नहीं तोड़ेंगे तो तुम छुआछूत क्यों कर रहे हो, रोटी बेटी का व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हो। हमारे साथ रोटी बेटी का व्यवहार करो, हमारे साथ तुम रहो, साथ में खाना खाओ। हमको पैसा फंक्शन नहीं देता, सिर्फ अंग बोलते हो दलित का, दलित हिंदू का यहाँ अंग पर बोलते हो। तो जो आप बात कह रहे हैं, मतलब जो कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर सेक्युलर बोलती है कि हम सेक्युलर है, तो ये तो आप मतलब कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस तो सेक्युलर थी नहीं। पूरा भेद, मतलब अगर कांग्रेस, बीजेपी तो सीधा कहती है हम हिंदू हैं, लेकिन कांग्रेस सीधा नहीं कहती, लेकिन दूसरे तरीके से वो तो फिर कर रही है। वो टाइम पे कैसे थे, मतलब जैसे हिंदू जैसे कोड बिल भी वो उन्होंने, हिंदू बदल के कोड बिल भी पास नहीं किया था। बैकवर्ड नहीं क्लासेस किया, का नहीं किया। कमीशन, बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने त्याग पत्र में कहा था कि बैकवर्ड क्लासेस को भी इन्होंने संविधान में नहीं डाला, उनके सुरक्षा भी।
अगर देखो ना, हिंदू कोड बिल की बात करो। हिंदू कोड बिल अगर संविधान में पास तो होने नहीं दिया इन लोगों ने, क्यों नहीं होने दिया? हिंदू कोड बिल तो हिंदू के ही औरत लोगों के लिए अच्छा था ना। बाबा साहब ने जो लिखा था हिंदू कोड बिल पास करने के लिए, वो तो सबके लिए अच्छा था ना। मतलब ऐसा तो उन्होंने ऐसे नहीं लिखा कि दलित के लिए खास स्पेशल हिंदू कोड बिल, नहीं था वैसा। हिंदू कोड बिल हिंदू के लिए तो अच्छा था। उनके जो औरत को जो महिला उनके लिए स्थान था देने के लिए था। उनके जो अत्याचार होते थे, महिला के बाहर नहीं जाना, तो पीरियड महिला को महीने का पीरियड आते उनका हाथ का खाना नहीं खाना, उनको बाहर बिठाना, 5 दिन 6 दिन को वो अंदर घर पे आने नहीं, मतलब ये बहुत सारी बातें थी तभी होती थी ऐसा अपने। ये सब ये चीजें सब देखिए आप मुझे हिंदू थे तो मगर फिर इन लोग हिंदू थे फिर इन्होंने पास क्यों नहीं करवा जी हिंदू जी, को? वही बात है कि ये बातें। और बैकवर्ड क्लासेस के अंदर भी, बैकवर्ड क्लास भी अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, तो बैकवर्ड क्लास भी वो हिंदू ही है, शूद्र जो आते हैं सारे। और सबसे मजेदार बात यह है कि बैकवर्ड क्लासेस जो है ना, उनको फोर्स की तरह यूज किया जाता है जातिवाद को बढ़ाने के लिए, लेकिन उनके बैकवर्ड अधिकार में तो कैसा है? कांग्रेस ने नहीं बैकवर्ड दिए। में, हाँ, एससी में कैसे है? अभी महाराष्ट्र में कैसा, एससी में मातंग, चमार और महार, ये 3 आते हैं। तो इसमें कैसा, ये 2 जाति है ना महाराष्ट्र की, मांग और चमार। मातंग बोलते, मातंग मांग और चमार, ये 2 जाति है ना बाबा साहब को बहुत बेईमान हो चुके। तो महार लोग सिर्फ बाबा साहब खड़े थे। अभी भी देखा जाता है ना, यहाँ का जो चमर है ना महाराष्ट्र का, जैसे कि यूपी का चमर है ना कट्टर मानता है बाबा साहब, मगर ये महाराष्ट्र का चमर है ना गद्दार है। मातंग और चमर और 2 जाति को गद्दार है। फैसिलिटी को बाबा साहब के श्रद्धा के हिसाब से फैसिलिटी को लेना चाहते हैं, मगर बाबा साहब को नहीं मानना चाहते। यहाँ का चमर तो खुद को ब्राह्मण समझता है। वो कभी जेबी नहीं बोलता है। सवेरे उठेगा ना, मातंग समाज हो या चमार समाज हो, इन लोग सवेरे उठेंगे तो पहला राम राम उठेंगे। भाई तुम यार ऐसी हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, बाबा साहब की बदौलत तुम यहाँ तक पहुंच गए हो। औकात क्या थी तुम्हारी? मातंग समाज की औकात क्या थी? वही मरा हुआ कचड़ा है, गाय बैल भैंस है, उसको काटना है, खाना है। चमार को उसका चमड़ा निकालना है, फिर उसका ढोल बजाना है, उसका चमड़े का ढोल बनाएंगे, फिर बेचना है। ये तो काम था इनका। महार लोगों का काम था ना। महार लोग के लिए यहाँ पे पेशवाई शुरू की थी पूरे पुणे में। पुणे से पेशवाई इन लोगों ने शुरू किया, बाजार में पेशवा नहीं उतरा। तो उन्होंने तो महार लोगों को तो इतना अत्याचार किया, पीछे झाड़ू बांधा, हाथ में घूंघट की काठी दे दी, गले में मटका लटका दिया। हाँ, पीछे अपने पैर जमीन पे चलते चलते समय वो जमीन पे रहने नहीं चाहिए, इसलिए झाड़ू लगाया। अपना थूक जमीन पे नहीं जाना इसलिए मटका बांध दिया। हाथ में काटे इसलिए दिया कि देखो मार आ रहा है वहां पे, अपने साइड पहले से हो जा, बचना चाहिए घुंगरू के साथ में। इतना अत्याचार किया, मार जाती तुम बाहर जाते बाबा साहब को नहीं छोड़ा। इनका भी वही हाल था, मातंग समाज का, चमार समाज का। फिर मातंग और चमार समाज कैसे भूल गए समाज बाबा साहब? ठीक है। जी, महार समाज का मैं पढ़ रहा था तो उसमें यह भी है कि जब वो कहते हैं कि 3/4 जो सैनिक थे पहले, जो बॉम्बे में जो आर्मी थी, जो ब्रिटिश आर्मी थी बॉम्बे की, उसमें 75% जो सैनिक थे वो महार थे। और महारों की वजह से ही महाराष्ट्र जीता ब्रिटिश सरकार ने। बराबर। लेकिन फिर बाद में उनकी भर्ती बंद करवा दी, फौज में भी बंद करवा दी और पुलिस में भी बंद करवा दी। तो ये तो पूरा जातिवाद है, मतलब चुनावों में भी साथ नहीं देना, फौज में भर्ती बंद करवा देना, पुलिस में भर्ती बंद करवा देना। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ क्या कि ये जी, बंद क्यों किया मालूम है क्या? इनको अभी लग रहा था, इनको अभी लग रहा था कि साला ये तो पूरा पिछले इन लोगों ने खत्म किया। ये साला एक बटालियन था, हम तो 26,000 थे, ये सब साले 500 थे। 500 लोगों ने 26 को अगर हरा देते पूरा कटिंग करके, तो ये ऊपर ऊपर जा रहे हैं, बटालियन बना दिया, कल ये ऑफिसर बनेंगे, फिर अपन को इनकी नीचे आना पड़ेगा। अभी भी सोच उनकी वही है कि ये लोग अपने नीचे चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो सोच उनकी बदली किधर अभी भी हो, सोच अभी भी वैसी है। अभी इसलिए भर्ती नहीं कोई कर रहा है ना, अपने लोग भर्ती किधर करे, जो है वही चल रहा है अभी वो। ऐसा है ना? बोलिए। हाँ, अब ये इसके अंदर ये अगर आज के संदर्भ में देखा जाए, तो आज के संदर्भ में जैसे प्रमोशन नहीं होती, एक और जो आज के संदर्भ में एक और राजनीति है जो लोगों को समझ नहीं आती। जैसे मैं एक दिल्ली का एक जगह बताता हूँ कि करोल बाग में एक जगह है और उसमें एक जगह है सतनगर। तो सतनगर के अंदर बहुत सारे अनुसूचित जाति के लोग आते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो विधानसभा थी उसके अंदर से सतनगर को हटा दिया,
वो आरक्षित किसको विधानसभा हटाया? में से उस एरिया को हटा के अच्छा। उसको जनरल के अंदर डाल देते हैं। तो उसको जनरल में डालने से क्या होता है, जो शेड्यूल कास्ट का जो वोट होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटके जनरल में चला जाता है। और वहां पर वोट यस। चला गया, मतलब वो वहां पर उनकी आवाज बैठ गई। ऐसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ साथ पैरेलल स्कूल, पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल रखे। अगर अंग्रेज चले गए तो इन्होंने उनके स्कूल तो बंद नहीं किए, एक स्कूल लेकर नहीं आया, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ज्यादातर SC ST OBC के बच्चे पढ़ते हैं। तो निरंतर ये जातिवाद चल रहा है। अगर अर्बनाइजेशन में देखें, आज भी दिल्ली में मकानों को तोड़ा जा रहा है, और जो लोग 50-50 साल से रह रहे हैं उनमें ज्यादातर शेड्यूल कास्ट के लोग ही होते हैं या OBC होते हैं, दूसरे राज्यों के आए हुए। कुछ गरीब हिंदू भी होते हैं, क्योंकि उनकी मात्रा कम होती है तो उनकी गिनती नहीं होती, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो उनको उठा के 50-50 किलोमीटर दूर जो है वो फेंक रहे हैं लोगों को एक तरह से। तो ये तो बराबर। अभी भी चल रहा है, मतलब। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी लोगों का अभी तक भी एकजुट होके होना बहुत मुश्किल हो यस। गई। यस। बराबर। क्या है, लोग ये आरएसएस जो है ना, आरएसएस जो है ना, आरएसएस बचपन से ना दिमाग में डाला जाता है। वो भी बच्चे लोग के हाथ में तलवार देना पड़ा, लट्ठा देना पड़ा बच्चे लोग के हाथ में। अभी उनके बच्चे देखो ना, अभी कम से कम 62,000 स्कूल बंद करवाए बीजेपी राज में। बीजेपी ओपन अपना विरोध है, ओपन ओपन करता है वो। कांग्रेस छुपा अंदर से कर रहा था, संविधान खत्म कर रहा था। इसने ओपन आके खत्म कर रहा है, पूरा देश बेच रहा है, आंखों के सामने बेच रहा है। पहले कैसे लड़ाई लड़ाई करना पड़ता था, लड़ाई करने के बाद में फिर मुंबई जीतना है, फिर दिल्ली जीतना है, फिर बिहार जीतना है, वैसा होता था। अभी तो तुम्हारे आंखों के सामने अगर पूरा देश बेच रहे, दो गुजराती देश बेच रहा है और दो गुजराती देश ले रहे हैं, मतलब चल रहा है चारों में सब नाटक। फिर ये देश की जो जनता है, देश की जनता को ऐसा क्यों नहीं मालूम पड़ रहा है कि देश दिख रहा है, मतलब अपना स्कूल बंद करवाए है। अभी जैसे जो मिनिस्टर है, खासदार है, MP MLA, इनका ये सब स्कूल कॉलेज प्राइवेट हो रहा है सब। फिर स्कूल, सरकारी स्कूल का फीस नहीं रहता है। अभी इन लोगों ने स्कूल खोले, कॉन्वेंट स्कूल खोले, इनकी फीस लाखों रुपए है। अभी वो गरीब का बच्चा तो लाख नहीं भरता है। कहने का मतलब है सरकारी स्कूल अगर स्कूल बंद करेंगे तो SC ST और ओबीसी, ओबीसी सबसे बड़ा, ओबीसी इसमें रोल है, ओबीसी का रोल सबसे बड़ा है देश के अंदर, क्योंकि 52% ओबीसी है। तो स्कूल अगर बंद करवाएंगे, इनको समझना चाहिए कि अपना जब तक संविधान है तब तक अपन है। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन तो पूरी SC ST बैकवर्ड, ONT, BJNT, ओबीसी सब खत्म हो जाएगा ना। इनको वही तो करना है, खत्म करना है। अभी हर 10 साल में एक जनगणना होती है। ये अभी 11 साल होने आए, अभी तक जनगणना नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जनगणना होती है, मैं आंखों से देखा हूँ। जनगणना जब अधिकारी आते हैं जनगणना करने के लिए, उसमें कॉलम रहते हैं कि जैसे कि जात, प्रजात, धर्म, ये। तो धर्म में ये लोग क्या लिखते हैं, अपने लोगों के पास जब जाते हैं ना तो धर्म लिखते हैं, आगे बुद्ध लिखते हैं, मगर पेंसिल से लिखते हैं। जात कौन सी है? हिंदू महार, हिंदू सब डालते हैं सब केस में। वो तो हिंदू है नहीं, तो अपनी गंदी गिनती हो रही किधर? अपनी गिनती होती नहीं है। तुम तो हिंदू में जा रहे हैं ना, मगर बुद्ध यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग कितने ही जाते हैं अंदर, वो गिनती होती नहीं है। वो लोग यहाँ पे पेंसिल से लिखते, फिर वहां पे जाके खोदते और हिंदू डाल देते हर जगह पे, तुम्हारा धर्म भी हिंदू, जाति भी हिंदू, ये सब कुछ। कुछ ऐसे कहाँ कहाँ पे मेरे जैसे लोग हैं, मैं भाई सब हर जगह पे मेरी जात भी बौद्ध, मेरी पूर्वजात भी बुद्ध लीग, मेरा धर्म भी बुद्ध लीग, मैं खुद बोलता हूँ ऐसे। और पेंसिल पेंसिल से मतलब, तो इस वजह से जनगणना तो नहीं कर रहे। अभी उनको डर है सारा, जनगणना करेंगे तो ओबीसी 52% है। अभी 52% मतलब आरक्षण तो उनको देना चाहिए, आरक्षण पूरा खत्म कर रहे हैं। ओबीसी का आरक्षण ब्राह्मण ही खा रहे हैं, अपना आरक्षण वही खा रहे हैं। तो आरक्षण कहाँ जा रहा है? आरक्षण तो खत्म कर दे सब जगह पे, बहुत बहुत सारे राज्यों में तो आरक्षण ही खत्म कर रहे हैं इन लोगों ने। तो समाज के अंदर जो इन्होंने दिमाग में डाला हुआ है ना, खिचड़ी, कीचड़ कीचड़ बोलते हैं, वो कीचड़ नहीं निकालना चाहिए। ये जब तक निकलता नहीं ना, जब तक बाबा साहब नहीं पढ़ते तब तो कीचड़ नहीं निकलता है। और उनको वही चाहिए, मतलब पढ़ेंगे तो बाबा साहब पढ़ोगे तो फिर आगे बढ़ोगे। उनको आगे आगे बढ़ाना नहीं है, इसके लिए स्कूल बंद करवाए। उनको बाबा साहब नहीं पढ़वाने, उसके लिए उनको वो किताब में से लेसन खत्म करवाए हैं। जहां जहाँ पे बाबा साहब के कुछ प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम बंद करवाए लोग हर जगह पे। बाबा साहब के खिलाफ भी क्यों? साला बाबा साहब, इतना डर बाबा साहब का। आज बाबा साहब जैसे इतना साल हो गया तो भी इनके मन में अभी भी डर है, उनकी मूर्ति मूर्ति का भी डर है अभी तक।
अभी ग्वालियर का जो प्रेजेंट मैटर है ग्वालियर का, जो शर्मा जो है वो, वो बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है वो। मूर्ति जहाँ पे लाए थे ग्वालियर में, हाई कोर्ट में वहां पे खड़ी करनी थी, तो उन लोगों ने वो एक्चुअली सब ब्राह्मण लॉबी एक हो गई और मूर्ति हटा दी। यहाँ पे लगवा देंगे हम, ये क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम यहाँ पे मूर्ति कैसे लगवा देंगे? अभी देखो, संविधान पढ़ के ही वकील बने सभी ब्राह्मण लॉबी, तो उनको इतनी अक्ल नहीं क्या कि हम लोग संविधान पढ़े तब तो हम वकील बन गए हैं, बाबा साहब की बदौलत भी वकील बन गए ना। और तुम्हारे बाबा साहब तुम्हारा दामाद भी है, नहीं क्यों नहीं उसमें लगवाए? अभी बीमार उसमें है। नहीं नहीं, उसमें एक बात ये भी है, वो जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने ये बात भी बोली है कि हमसे किसी से कंसल्ट नहीं किया गया, और ये जो सारा राजनीति के रूप से भीम आर्मी करवा रही है। मतलब चंद्रशेखर आजाद खुद को अपने आप को स्थापित करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि हमसे कंसल्ट नहीं किया गया, तो हो सकता है उनसे कंसल्ट करते। वो कह रहे हैं कुछ लोग मिल गए, पूरी बार एसोसिएशन से बात ही नहीं करी, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी होती है बार एसोसिएशन। तो उनका भी कहना सही है भी, आप डॉक्टर अंबेडकर जी को जब स्थापित करना चाह रहे हो तो पहले उनके बारे में बात करो, चर्चा तो करो, सबको आपने शामिल नहीं किया ना। राजनीति भी तो होती है ना, एक बात ये भी तो सच है ना सर डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति, जी को सर लेके, प्रतीक के रूप में स्थापित करने की। सर जी, मूर्ति अगर वहां पे आती है तो उनका कुछ तो पेपर वर्क हुआ होगा ना, डायरेक्ट तो आएगी नहीं मूर्ति वहां पे। हाई कोर्ट में अगर मूर्ति बिठाना है, उनका टाइम है ये बिठाना है करके, उनका सब प्रोसेस रहता है ना, वो डायरेक्ट कह तो रहे कोई हैं आके 15-16 बिठाएगा? लोग, खाली 15-16 लोगों ने कर दिया, हमारी 1000 लोगों की बार एसोसिएशन है, उसमें कंसल्ट नहीं किया। फिर ठीक है, नहीं किया तो तकलीफ क्या तुमको फिर? बाबा साहब की तकलीफ क्या तुमको? तो इनका ईगो है, इनका भी तो ईगो है फिर। हमको बाबा साहब नहीं चाहिए, मतलब जातिवाद तो हो रहा है फिर अभी भी। नहीं लेकिन एक बात ये भी तो है ना कि बाबा साहब को इस्तेमाल भी तो कर रहे हैं ना पॉलिटिकली। ये जो लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये जो लोग हैं ये कभी भी बाबा साहब जी को पढ़ाना है, बाबा साहब जी को समझाना है, बाबा साहब जी के विचारों को प्रोपोगेट करना है, वो नहीं करते। खाली मूर्ति लगा दो, फोटो लगा दो, ऐसे भी तो लोग है ना। कोई सारे शेड्यूल कास्ट हाँ दूध हाँ, के धुले में तो नहीं है ना। ये सारे नेता करप्ट है ना, ये तो जाके बाबा साहब जी के जीते जी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए थे। आज भी बैठ गए एक बहुजन, वो सब पीछे से कांग्रेस कर रही है और मीडिया में नेता खड़े करे जा रहे हैं, ये भी तो है ना। सब बिक गए, सब नेता बिक गए सबके, जो बहुजन समाज के हो या किसके भी, सब नेता बिक चुके हैं। और उनको चाहिए पैसा से, और अपने लालची हो गए सब लोग। इनको समाज से, धर्म से कोई लेना देना नहीं, ना उनके पार्टी से लेना देना है, ना अपने पार्टी से लेना देना है। बस उनको अभी क्या है, सीडी ईडी सीट पे पीछे लगवा दो भाई, हमारे पास आ जाओ। वहां पे 10,000 करोड़ घोटा लग गया, यहाँ पे आके हमारे पास आओ, 20,000 करोड़ घोटा लगाओ। ये सब वही चल रहा है, क्योंकि जो संस्था है, ईडी हो गया, मतलब सीबी हो ऐसे गया, भी तो नेता एसीबी है हो ना गया। जो दिन हर समय खाली रहते हैं और ये अवसर देखते रहते हैं कि भैया कहीं पे कोई मुद्दा हो जाए हम चले जाएं। और उनकी पाली भी मीडिया होती है, उससे वो मीडिया में बराबर, भी आ जाते बराबर, हैं, बाकी समय कुछ बराबर, करते नहीं है। ऐसे भी तो नेता है ना। बराबर। खैर अभी तो समय खत्म हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे बहुत चर्चा जारी रखूंगा। मुझे ये सब नहीं पता था जो आपने मेरे को बताया कि आपने DS4 हाँ, के साथ काम किया और BSP के साथ भी किया है और RPI हाँ, के साथ भी किया है, मतलब एक बहुत विस्तृत है। मैं आपको बताता हूँ, मैं सब हाँ, लोगों को कहूंगा कि इंसान के जो तजुर्बे होते हैं, जो इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है ना, ये इंसान की बराबर, सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी वेल्थ होती है। बराबर, इसको आप लीजिए। माननीय श्रवण गायकवाड़ जी जो मुंबई से हैं, इनका जो अनुभव है 1995 से लेके अब लगभग 30 साल हो जाएंगे, ये अनुभव हाँ, एक बहुत विस्तृत अनुभव है, जो भविष्य की जो लोग हैं उनको काम आएगा, जो युवा है उनको काम आएगा, वर्तमान में जो लोग काम कर रहे हैं, अनुभवी लोगों से ग्रहण करिए चीजों को। ये बात समझने की जरूरत है। तो आप मुझे और समय दीजिएगा, और इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर और आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मुझे आपने वो काबिल समझा। मुझे काफी दिनों से आप कोशिश कर रहे कि मुझे वीडियो कॉल करने की, मगर मैं आपको समय दे नहीं पा रहा था, इसलिए मैं प्रथम आपको समक्ष माफी मांगता हूँ। अभी क्या है, जैसे जैसे वीडियो कॉल करते मगर दूसरा ही कुछ बाद में चालू करते प्रोग्राम, इसीलिए उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता अभी। एक्चुअली प्रेजेंट में देखा कि सही में आप जो कोशिश करें वीडियो कॉल करके, जहाँ जहाँ के लोग हैं डिस्ट्रिक्ट इंडिया के अंदर के, कि वो कौन सी किसकी सोच क्या है, वो लेना है आप उनके।
तो आप उनको जो मालूम नहीं उनको हो मालूम, जो उनको मालूम है जो आपको मालूम नहीं थे। इसमें क्या है, ज्ञान का व्यवहार हो रहा है, लेन देन हो रही है, तो उसमें नॉलेज भी बढ़ता है थोड़ा। तो ये आपने जो चालू किया चैनल, ये बहुत अच्छा चैनल है, और उसके लिए मैं बधाई देता हूँ आपको मैं। और ऐसे चैनल बढ़ते रहे, आपको बहुत आपके बहुत साथ शुभेच्छा। अगर कोई मुंबई में जुड़ना चाहे तो आप अपना नंबर शेयर हाँ, करना चाहेंगे या मैं अपना नंबर दे दूं? नंबर दे दो मेरा, कहाँ पे भी चलेगा। नहीं, आप खुद देंगे तो अभी दे दीजिए आप, या मैं दूं? मैं भी देता हूँ नंबर ठीक। तुमको नंबर भेज देता हूँ, तुमको मैं नंबर भेज देता हूँ, नंबर भेजू तुमको मैं। नहीं, मेरे पास तो है नंबर, तो ठीक है, नहीं कोई नहीं, नहीं। मेरा नहीं है, बाकी मेरे दोस्तों। नहीं नहीं, वो नहीं, वो आप मेरे को भेज दीजिएगा। तो मैं ये कार्यक्रम तो यहीं समाप्त करता हूँ। और मेरा नंबर नोट कर लीजिए: 8527533051, 8851188170। हमारी बुक्स की वेबसाइट है nspmart.com। आप पढ़ना चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी की किताबों के लिए। तो ये थे मेरे साथ श्रवण गायकवाड़ जी, मुंबई से। धन्यवाद।